हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का सेकंड लेसन जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस लेसन का ये तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा वीडियो है। पहले दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो दोनों पार्ट के लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस लेसन के आगे के टॉपिक। इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि अम्ल व क्षारक जलीय विलयन में किस तरह का व्यवहार करते हैं। अम्ल व क्षारक जलीय विलयन में किस तरह का बिहेव करते हैं। हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जल में मिलाते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं और क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन आयन है कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्षारक लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो जल है उसके अंदर अम्ल और क्षारक को जब हम मिलाते हैं तो वो आयनों में टूट जाते हैं। यानी HCl को मिलाया तो H+ आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हुआ। यानी अम्ल व क्षारक को जल में मिलाने पर वो आयनीकृत हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने कहा कि जो अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षारक है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन जब उन्हें जल में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एल्कोहल है, जैसे हम मेथिल एल्कोहल लिख लेते हैं CH3OH, मेथिल एल्कोहल, हम एथिल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है और एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन इनका जलीय विलयन जब हम बनाते हैं तो हाइड्रोजन इनसे अलग नहीं हो पाता है। यानी इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो इतना अधिक होता है कि हाइड्रोजन अलग नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ग्लूकोज और एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है फिर भी ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल का जलीय विलयन है वो आयनीकृत नहीं होता है। इस कारण ये क्या है, विद्युत का चालन नहीं करते, ये कह सकते हैं, या हम ये कहें कि अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ग्लूकोज और एल्कोहल इनमें हाइड्रोजन पाया जाता है लेकिन ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि आयनीकृत नहीं होते हैं। यहाँ देखिए हमने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है, तो अम्ल है वो जलीय विलयन में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। यानी या क्षारक है ये जलीय विलयन में ही अपना व्यवहार है वो प्रदर्शित, क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो अगर जल की अनुपस्थिति है, जल नहीं है, तो इनका आयनीकरण नहीं होता है, इसलिए ये बिना जल के या जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आयनीकरण, आयनीकृत होना अम्ल व क्षारक का, इसके लिए क्या है, जल जरूरी है। जल की अनुपस्थिति में ये आयनीकृत नहीं होते हैं। या ये कहें कि अम्ल है वो जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। अब हम पढ़ते हैं, इसका जो एक उदाहरण पढ़ सकते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ड्राई HCl गैस है, जब हम इसको शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है इसको शुष्क लिटमस पेपर से प्रवाहित करते हैं, या ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है इसको ड्राई लिटमस पेपर में से गुजारते हैं तो लिटमस पेपर का जो रंग है वो नहीं बदलता है क्योंकि अम्ल है वो जलीय विलयन में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
अब हम देखते हैं, यहाँ हमने पढ़ा कि अम्ल को जल में मिलाते हैं, क्षारक को जल में मिलाते हैं। तो हमेशा ही अम्ल और क्षारक को जल में मिलाया जाता है, कभी भी जल को अम्ल और क्षारक में नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि जल की जो अम्ल और क्षारकों के साथ अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपीय होती है, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो इवोल्व होती है, यानी हीट है, ऊष्मा है वो निकलती है, जिससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ने के कारण जो हमने बिक्कर के अंदर या किसी पात्र के अंदर मिश्रण लिया है वो मिश्रण पात्र से बाहर आ सकता है, जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, उसे उपयोग में ले रहा है, उसकी त्वचा पे गिर सकता है, उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा ही अम्ल और क्षारक को जल में मिलाया जाता है, कभी भी जल को अम्ल और क्षारक में नहीं मिलाया जाता। जैसे हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इनको जल में घोलना होगा तो हम क्या करेंगे, एक बिक्कर में जल लेकर उसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराएंगे, क्योंकि इनकी जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अब हम पढ़ते हैं तनुकरण क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। आयनों की सांद्रता में, कौन से आयनों की सांद्रता में, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में। जैसे हम क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं, इस बीकर को हमने ए नाम दे दिया और दूसरा हमने बीकर लिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, ए बी। दोनों के अंदर एक एक लीटर हमने पानी डाल लिया। ए बीकर के अंदर भी हमने 1 लीटर पानी डाल लिया और बी बीकर है इसके अंदर भी हमने 1 लीटर पानी डाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जो बीकर ए है इसके अंदर 10 ग्राम HCl मिला देते हैं और बीकर बी है इसके अंदर 100 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं। अब हम कहेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ज़्यादा है या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा है, तो ये सांद्र अम्ल है ए की तुलना में। यानी किसी अम्ल के अंदर हम साधारण तरीके से कहें कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वो सांद्र अम्ल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 लीटर पानी है, हम इस पानी को क्या कर देते हैं, बी जो बीकर है इसके अंदर पानी को 2 लीटर कर देते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो घट गई है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, कि पानी पहले 1 लीटर था फिर हमने 2 लीटर कर दिया, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ पे घट गई है पानी की तुलना में। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अगर हम क्षारक के साथ क्रिया करना चाहेंगे, इसको तनुकरण को दर्शाना चाहेंगे, तो यहाँ हम HCl की जगह क्षारक लेंगे। तो ये होता है तनुकरण, कि जो आयनों की सांद्रता में पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन कमी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षारक व दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ये जल में पूरी तरह से आयनों में बंट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, यानी आयनीकृत हो जाते हैं। तो ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं। जैसे हम देखें कि एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसको हम पानी में घोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CO- आयन यानी एसीटेट आयन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन आयन
प्राप्त होंगे। और कुछ है वो एसिटिक अम्ल ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा पानी के अंदर, यानी CH3COOH, ये इस तरह से ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो ये पूरी तरह से आयनीकृत नहीं हुआ है, इस कारण हम इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगर जब हम HCl को घोलेंगे तो HCl है वो पूरी तरह से आयनीकृत हो जाएगा H+ में और Cl- में, हमें कोई भी ऐसे का ऐसे HCl है वो नहीं मिलेगा। तो ये प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल है वो पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं। हम ये कहें कि जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे, यानी प्राकृतिक अम्ल होते हैं, वो सारे के सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। और अकार्बनिक अम्ल होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो सारे के सारे प्रबल अम्ल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रबल क्षारक कौन से होते हैं। तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से इनका आयनीकरण हो जाता है, उन्हें हम प्रबल क्षारक या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, इस कारण इन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दुर्बल क्षारक, वीक बेस कौन से होते हैं। तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। तो हमने प्रबल अम्ल पढ़ लिया है, दुर्बल अम्ल पढ़ लिया है, यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड पढ़ लिए हैं, और प्रबल व दुर्बल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अम्ल है वो कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है। तो इसका हमें पता चलेगा pH स्केल के द्वारा। तो pH स्केल क्या होता है, तो हम कहेंगे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम pH स्केल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम pH स्केल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक pH स्केल बनाता हूँ इस तरह से, और इस pH स्केल से हम 0 से लेकर 14 तक की pH ज्ञात कर सकते हैं। 0 से लेकर 0 से लेकर 14 तक, यानी इस पे जो pH स्केल पे संख्या है वो कहाँ से कहाँ तक अंकित होती है, 0 से लेकर 14 तक। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्केल को 2 भागों में बांट देता हूँ इस तरह से। इस तरह से स्केल को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन आयन H+ आयन, और यहाँ लिखता हूँ मैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ, तो हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम 0 से 14 की तरफ बढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम 0 से आगे की ओर बढ़ेंगे 14 की ओर, तो एक स्थिति या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी। मान लो यहाँ पे इनकी जो है सांद्रता बराबर हो जाती है इस पॉइंट पे, तो ये जो विलयन होगा ये उदासीन होगा, और इसकी जो pH वैल्यू है, इसका जो pH मान है वो 7 होगा। यानी इस जगह पे जितने विलयन में हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता कैसे बढ़ती है। तो 7 से हम 0 की तरफ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, और 7 से 14 की तरफ जाते हैं, 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। यानी इधर देखें 7 से इधर, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हम ये कह सकते हैं कि बढ़ती है। 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती है। यानी किसी विलयन की pH है वो
6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो वो विलयन कौन सा है? अम्लीय है। अगर किसी विलयन की पीएच 7.1 है, 8 है, 9 है, 11 है, तो वो विलयन क्या है? क्षारीय है। किसी विलयन की पीएच 7 से जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और किसी विलयन की पीएच 7 से जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही क्षारीय होगा। जैसे यहाँ मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ, जैसे 4 विलयन है, एक की पीएच 8 है, एक की 9 है, एक की 10 है और एक की 12 पीएच है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा? जिसके पीएच वैल्यू है वो 12 है। इधर मैं लिखूँ 4 ऑप्शन कि एक विलयन है उसकी पीएच 0 है, एक विलयन है उसकी पीएच 2 है, एक की 4 है, एक की 6.8 है। तो कौन सा विलयन ज़्यादा अम्लीय होगा? तो जिसकी पीएच वैल्यू 0 है, जिसका पीएच मान 0 है, तो वो ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता है वो बढ़ती जाती है। कोई संख्या 7 से, देखें हम, जितनी ज़्यादा छोटी होगी वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। सिंपल तरीके से हम याद रख सकते हैं। 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती जाती है। कोई संख्या 7 से जितनी ज़्यादा 14 की तरफ देखें तो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो विलयन उतना ही क्षारीय होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी विलयन की पीएच कितनी है? 2 है, 4 है, 5 है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? तो इसका पता लगाते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक, इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? ये कई सूचकों का मिश्रण होता है और विभिन्न पीएच जो विलयन है उसमें अलग अलग रंग देता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पीएच पेपर होता है वो क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही तैयार किया जाता है। कि फिल्टर पेपर को क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो घोल है उसमें डुबोकर उसे तैयार किया जाता है। तो पीएच पेपर जब हम खरीदते हैं, पीएच पेपर है, पीएच क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच पेपर जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक स्ट्रिप आती है या एक कार्ड आता है, उस पर लिखा होता है कि पीएच मान 2 होगा तो कौन सा रंग होगा, पीएच मान 4 होगा तो कौन सा रंग होगा, पीएच मान 5 होगा तो कौन सा रंग होगा। तो पीएच पेपर को हम किसी विलयन में डुबोते हैं तो कोई ना कोई रंग जरूर आएगा। उस रंग का फिर हम कार्ड पे जो रंग है लगे हुए हैं कि कितने पीएच के लिए कौन सा रंग है उसके साथ मिलान करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या है? पीएच पेपर के द्वारा किसी विलयन की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सार्वत्रिक सूचक है, ये विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है और विभिन्न पीएच विलयन के लिए ये अलग अलग रंग देता है। तो किसी भी विलयन की पीएच है, क्योंकि हम इसमें टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं, कोई और तरीका हमारे पास नहीं है, तो पीएच पेपर के द्वारा हम उस विलयन की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे पीएच स्केल क्या होता है, उस पर उदासीन विलयन कौन सा होता है, अम्लीय विलयन कौन सा होता है, क्षारीय विलयन कौन सा होता है, पीएच ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, ज़्यादा क्षारीय क्या होगा, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। अब हम क्या है? कुछ पदार्थों की पीएच वैल्यू है वो याद रखने के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच प्रास यानी पीएच रेंज के बीच में काम करता है। 7 से लेकर 7.8। हमारे शरीर में जो मुंह में लार होती है उसकी पीएच कितनी होती है? लार की पीएच होती है 6.5 से लेकर 7.5 तक। ठीक है। अगर पूछे कि खाना खाने से पहले लार की पीएच कितनी होती है? खाना खाने से पहले लार की जो पीएच कितनी होती है? तो आप कहोगे 7.3 से लेकर 7.5 तक। ये खाना खाने से पहले पीएच होती है। खाना खाने के बाद पीएच कितनी होती है? खाना खाने के बाद तो ये 5.8 से लेकर 6 तक। ठीक है। जो हमारा रक्त है, मानव खून है, उसकी पीएच कितनी होती है? 7.4।
हमारा जो रक्त है उसकी पीएच कितनी होती है 7.4। अगर ये पूछ ले कि रक्त के पीएच में कितना परिवर्तन हो जाए कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो रक्त की पीएच 7.5 है, अगर इसमें 0.2 इतना अगर परिवर्तन हो जाए, यानी इतना ही परिवर्तन हो जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आंसू है, उनकी पीएच कितनी होती है, तो जितना हमारा रक्त की पीएच होती है 7.4, तो हमारे आंसू है उनकी भी पीएच 7.4 होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि मानव मूत्र है उसकी पीएच कितनी होती है, तो उसकी पीएच होती है 4.8 से लेकर 8.4 तक। इन्हें आप अपनी किसी भी तरह से ट्रिक यूज करके याद कर सकते हैं। जो जठर रस है, हमारे जो पाचन तंत्र का जो अंग है आमाशय है, उसमें जठर रस स्रावित होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस, उसकी पीएच कितनी होती है 1.2 से लेकर 2 तक, लगभग ये इतनी इसकी पीएच होती है। अगर हम ये पढ़ें कि जो टमाटर का रस है उसकी पीएच कितनी होती है, तो टमाटर का रस है उसकी पीएच होती है 4 से लेकर 4.4 तक। गाजर का जो जूस है या गाजर का रस है उसकी पीएच कितनी होती है, तो उसकी पीएच होती है 5 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो 7 से पीएच कम आ रही है तो समझ लेना वो उसकी प्रकृति है वो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो प्रकृति है वो क्षारीय है। अगर पूछ ले HCl की पीएच कितनी होती है, वैसे तो सांद्र HCl की 0 होती है और तनु HCl की 1 होती है, लेकिन आप लगभग क्या है शून्य याद कर लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो पीएच है, सीधा पूछ ले तो आप लिख देना 0। अगर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछ ले तो उसकी पीएच है वो 0 होती है और तनु HCl है उसकी पीएच 1 होती है। अगर पूछ ले सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच कितनी होती है, तो आप कहोगे उसकी 14 होती है, 14। जो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच है वो 13 होती है और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच है वो 14 होती है। अगर सीधा पूछ ले सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी होती है, तो उसकी पीएच आप 14 लिख देना। इस तरह से जब हम कॉफ़ी पीते हैं उसकी पीएच 5 होती है, जो हम चाय पीते हैं उसकी पीएच है वो 5.5 होती है। तो ये कुछ पदार्थों की मैंने पीएच मान बताया है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आप और याद कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच है वो 10 होती है। शुद्ध जल यानी आशुद्ध जल है उसकी पीएच आप कहो तो उसकी पीएच है वो 7 होती है। तो ये हमने पढ़ा कुछ पदार्थों का पीएच मान। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मृदा को पीएच किस तरह से प्रभावित करती है। पौधे एवं जंतु दोनों ही क्या होते हैं, पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अगर मृदा का पीएच 7 है या लगभग 7 के आसपास है तो पौधे है अच्छी वृद्धि करते हैं। अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा कम हो गया तो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है और पौधे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और पीएच का मान 7 से अधिक हो गया, काफ़ी अधिक हो गया, तो वो मृदा है वो क्षारीय हो जाती है और क्षारीय प्रकृति के अंदर भी पौधे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। यानी पीएच मान है वो मृदा को प्रभावित करता है। जब मृदा ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो हम उसमें क्या है कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं ताकि उसकी अम्लता कम हो जाए। जब मृदा है वो ज़्यादा क्षारीय हो जाती है तो उसके अंदर हम क्या है खाद मिलाते हैं, कंपोस्ट खाद मिलाते हैं ताकि उसकी क्षारीयता कम हो जाए। दूसरा हम देखें कि अम्लीय वर्षा एसिड रेन। अगर वर्षा की पीएच है वो 5.6 से कम हो जाती है, वर्षा की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो वातावरण के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैसें जो बारिश का जल है उसके साथ मिलकर क्या है अम्ल बनाती है। तो इनकी मात्रा ज़्यादा है तो
अम्लीयता है वो बढ़ती है, यानी पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है, और ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान है कि ये मृदा को अम्लीयता करती है। ये जो अम्लीय वर्षा है इसका पानी नदियों में चला जाए तो नदियों का जो पीएच है वो घट जाता है और जलीय जीवों को जीवन यापन में दिक्कत आती है, इमारतों हैं उनको नुकसान पहुंचता है अम्लीय वर्षा से। तो पीएच मान बदलने से जो है, कम होने से जो वर्षा है वो अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। हमारे शरीर में आमाशय है, उसकी दीवारों से क्या है, जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में या आमाशय की दीवारों से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, इसकी पीएच मान, अम्ल है तो हमें पता है इसकी पीएच जो मान है वो कम है, 7 से कम है। कई बार क्या होता है, हम जंक फूड ज़्यादा ले लेते हैं या तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से शरीर के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ज़्यादा बनने लगता है, जिससे जलन महसूस होती है और दर्द महसूस होता है, यानी पीएच है वो, अम्लीयता है वो बढ़ गई है। फिर उसका हमें क्या इलाज करना चाहिए, हमें क्या है, जो दुर्बल क्षारक है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्षारक है और हमारे जो आमाशय है उसके अंदर अम्ल बना है उसके प्रभाव को ये समाप्त कर देते हैं। तो पाचन तंत्र में भी क्या है, हमारे पीएच है वो प्रभाव डालती है। अब हम पढ़ते हैं चौथा कि हमारे दांतों को पीएच किस तरह से प्रभावित करती है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद अगर अच्छी तरह से मुंह को साफ नहीं करते हैं तो भोजन के कण है, उन भोजन के कणों के साथ जो मुंह में जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो क्रिया कर लेते हैं और एसिड बनाते हैं, और उस एसिड से, उस अम्ल से जो दांतों का सबसे कठोर भाग हमारे शरीर में होता है, इनेमल, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और खाद्य पदार्थों से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन जीवाणु जो फूड पार्टिकल्स है खाद्य कणों के साथ क्रिया करके जो अम्ल बनाते हैं, उन अम्लों से इन दांतों को नुकसान पहुंचता है, या दांतों का जो कठोर पार्ट है, इनेमल कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं, टूथ डिके, दंत क्षय कहते हैं। तो जो मुंह का पीएच कितना हो जाए कि दंत क्षय होने लगता है, तो मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय होने लगता है, हमारे दांत को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। तो पीएच मान है वो हमारे दांतों को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि दैनिक जीवन में पीएच मान है उसका क्या महत्व है, या वो हमें किस तरह से प्रभावित करता है। अब हम पढ़ें, छोटा सा टॉपिक एक और है कि जो जंतु है, पादप है, वो कुछ रसायन छोड़ते हैं, जैसे मधुमक्खी है, बिच्छू है, चिंटी है, ये फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। तो इसका उपचार हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें दुर्बल क्षारक जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अम्ल और क्षारक की क्रिया से आपस का इनका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। अगर आ जाए कि प्रकृति में उदासीनीकरण की क्रिया को समझाइए, या यही है कि हमने जंतुओं द्वारा उत्पादन रसायन का जो प्रभाव है उसको कैसे समाप्त करना है, वो अभी पढ़ा है कि मधुमक्खी है, चींटी है, ये क्या है, बिच्छू है, जो फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं। क्या पौधे भी ऐसा करते हैं, तो कुछ पौधे भी है, जैसे नेटल है, एक पौधा होता है नेटल, ये लगभग पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती है उस पे क्या है, ऐसे बालनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इनकी पत्तियां है वो कांटेनुमा होती है, और इन पे क्या है, पत्तियों पे बालनुमा संरचनाएं पाई जाती है, और वो बालनुमा संरचनाएं जब हमारी स्किन को टच करती है तो वो उसमें स्किन में फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल छोड़ देती है। तो इसका इलाज हम कैसे करते हैं, हमें दुर्बल क्षारक जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके ऊपर लगाना चाहिए। या इसी पौधे के आसपास एक और पौधा होता है जिसका नाम होता है डोक। इस पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्या है, क्षारक पाया जाता है, तो इसकी पत्तियों को रगड़ने से भी हमें आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स,
ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि अम्ल व क्षारक जलीय विलयन में किस तरह का व्यवहार करते हैं, अम्ल और क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल व क्षारक में क्यों नहीं मिलाना चाहिए, तनुकरण क्या है, हमने पढ़ा सांद्र अम्ल तनु अम्ल के बारे में, और हमने पढ़ा प्रबल व दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक व दुर्बल क्षारक के बारे में। फिर हमने पढ़ा पीएच स्केल क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कुछ पदार्थों की हमने पीएच मान याद की है, और हमने ये पढ़ा है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, या हमारे दैनिक जीवन को पीएच है वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।